गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर आरबी फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा क्लास 11th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 मोशन चल रहा है, जिसमें बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, जैसे कि दूरी, विस्थापन, वेग, चाल और त्वरण पर बातें चल रही थी। और त्वरण के बारे में लगभग आधी बातें समाप्त हो गई हैं, कुछ बातें बची हैं जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, और उसके बाद फिर आज ही गति के समीकरण की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि त्वरण किसे कहते हैं। इन सब बातों पर चर्चा हो गई है। तो त्वरण के बारे में हमने सीखा था एक बार मैं देखना चाहूँगा रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं बच्चों। ठीक चल रहा है। तो त्वरण के बारे में हमने पढ़ा था कि वेग परिवर्तन की दर यानी v/t है ना। यहाँ तक बातें हो चुकी थी। इसका यूनिट और मात्रक, वही बीमा, ये सब चीज़ें हो गई थी। मंदन कब होता है? मंदन कब होता है? जब a इज लेस देन 0, यानी त्वरण 0 से जब छोटा रहेगा तब क्या होगा? मंदन। ये नोट पॉइंट करके लिख सकते हो आप, नोट पॉइंट करके लिख सकते हो कि a जब छोटा होगा 0 से तब क्या होगा? तब त्वरण ना होकर मंदन होगा, यानी तब आपका ऋणात्मक में जब त्वरण प्राप्त हो जाएगा तो उसे क्या कहते हैं? मंदन। ये सब बातें हो चुकी हैं। आज हम थोड़ा सा और इसके बारे में आगे डिटेल्स में जानते हैं। आइए, तो यहाँ तक बातें हो चुकी थी। उसके बाद अब हम त्वरण में कुछ और चीजें जानेंगे, जैसे परिवर्ती त्वरण। परिवर्ती त्वरण क्या होता है, और एक ये बात जानेंगे, दूसरा ये अपरिवर्तित त्वरण। अब त्वरण की परिभाषा क्या है? वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की समय दर या समय दर, वेग परिवर्तन की समय दर त्वरण कहलाता है। अब बात ध्यान से समझना। जब वेग परिवर्तन समान समय अंतराल में जब वेग परिवर्तन समान समय अंतराल में समान हो तो उसे अपरिवर्ती वेग कहते हैं। अपरिवर्ती वेग कहते हैं, है ना। और यानी अपरिवर्तित वेग मिल गया हमें जब वेग परिवर्तन समान समय अंतराल में समान हो, यानी वेग का जो परिवर्तन है समान समय अंतराल 10 मिनट। जैसे मान लो किसी वस्तु का वेग अभी इस पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकेंड है ना। फिर कुछ समय के बाद यहाँ पर इसका वेग कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड। और समय क्या हो गया यहाँ पर? यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि समय आपका 1 मिनट 1 सेकेंड मान लेते हैं। 1 सेकेंड बाद फिर यहाँ पर आए इस पॉइंट पर, तो इसका वेग यहाँ पर क्या हो गया? 1 मिनट में 10 था। फिर यहाँ से यहाँ तक का समय मान लेते हैं 2, फिर यहाँ से यहाँ तक का समय मान लेते हैं 3, और इसका वेग हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखेंगे सभी समय अंतराल में, यानी यहाँ से यहाँ तक हर जगह पे उसका वेग क्या होगा? सेम। जैसे देखें त्वरण क्या होगा? a बराबर v/t। v कितना है? 10/1। तो यहाँ पर क्या होगा? 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। यहाँ पर देखते हैं इस पॉइंट पर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर वेग क्या है? 20, और समय कितना है? 2। तो 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर भी आ रहा है, वैसे 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर भी आएगा। यानी जब वेग परिवर्तन समान समय अंतराल में समान हो, यानी हर बार 10 मीटर पर सेकेंड का वेग परिवर्तित हो रहा है इस प्रकार से, तो उसे अपरिवर्तित वेग कहते हैं। और इससे उत्पन्न त्वरण
है ना, माफ करना बच्चों, जब वेग परिवर्तन समान समयांतराल में समान हो तो उसे अपरिवर्ती वेग नहीं, जब वेग परिवर्तन ही नहीं होगा तो त्वरण कहाँ से हो जाएगा, उसे अपरिवर्ती त्वरण कहते हैं। तो ये पॉइंट हमने बता दिया था कि जब वेग परिवर्तन नहीं होगा तो वस्तु का त्वरण क्या होगा, जीरो, क्योंकि v माइनस यू बाई टी होता है, जब v और u परिवर्तित ही नहीं होंगे क्या होगा, जीरो। दूसरा पॉइंट इसका देख लेते हैं, परिवर्तित वेग का। इसी का उल्टा, जब वेग परिवर्तन समान समय अंतराल में असमान हो, समान समय अंतराल में असमान हो तो उसे परिवर्तित त्वरण कहेंगे, इस प्रकार से जो त्वरण उत्पन्न होगा उसे अपरिवर्तित त्वरण कहते हैं। एक पॉइंट ये बचा था, है ना बच्चों, समझ आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं आपको, दिख रहा होगा। वेग परिवर्तन की समय दर त्वरण कहलाता है, ये इसका बेसिक रूल था। यदि वेग परिवर्तन समान समय अंतराल में यदि समान हो रहा है तो इसका मतलब त्वरण क्या है, एक समान है, अपरिवर्तित है। लेकिन यदि वेग परिवर्तन समान समय अंतराल में समान न हो, अलग अलग हो, उस जगह पर परिवर्तित त्वरण उत्पन्न होता है, उसे परिवर्तित त्वरण कहते हैं। समझ आ रहा है बच्चों? आइए, उम्मीद करता हूं समझ में आएगा, स्लिप कर दें। ठीक, अभी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर चल रहा है, जस्ट इसके बाद ही हम थोड़ा सा कुछ न्यूमेरिकल भी लेंगे। अभी हम केवल थ्योरी कॉन्सेप्ट पर ही ध्यान दे रहे हैं। थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर हम थोड़ा सा माइक सही कर लें, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं त्वरण के प्रकार, है ना, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। पहला औसत त्वरण, है ना। औसत त्वरण क्या होता है, जब कोई वस्तु अपरिवर्तित वेग से, या जब किसी वस्तु का स्लिप करके इसको सही से लिखते, जब किसी वस्तु का वेग परिवर्तन v1 से v2 हो तो तथा समय t1 से t2 हो, तब वस्तु का औसत त्वरण। ऐसे कापी में आप लिखते जाइए तो क्या होगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा औसत त्वरण v2 माइनस v1, है ना, v2 माइनस v1, क्योंकि वस्तु का वेग परिवर्तन v1 से v2 हो रहा है, तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटाएंगे बाई t2 माइनस t1, या इसको ऐसे बोल सकते हैं डेल्टा v वेक्टर बाई डेल्टा t। ये ए एवरेज है आपका औसत त्वरण। अब लगे हाथ हम तात्कालिक त्वरण जान लेते हैं। तात्कालिक या ताक्षणिक, इंस्टेंटेनियस ताक्षणिक त्वरण, समझ में आया कि नहीं बच्चों? ये क्या है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ये एवरेज है, ए एवरेज, है ना। दूसरा हम देख लेते हैं ताक्षणिक त्वरण। ऐसा त्वरण या जब किसी वस्तु में वेग परिवर्तन
बहुत बहुत कम समय, कोष्टक में लिख लेना सूक्ष्म समय, या ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो, या डेल्टा टी टेंड्स टू 0। जब किसी वस्तु में, यहाँ पर वस्तु होगा, जब किसी वस्तु में वेग परिवर्तन बहुत ही कम समय, सूक्ष्म समय, या डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो, तब इस प्रकार उत्पन्न त्वरण ताक्षणिक त्वरण या सूक्ष्म या तात्कालिक त्वरण कहलाता है। समझ में आया बच्चों? जब किसी वस्तु में वेग परिवर्तन बहुत ही कम समय, सूक्ष्म समय, या डेल्टा टी जैसे 0 हो, तब इस प्रकार उत्पन्न त्वरण ताक्षणिक त्वरण या तात्कालिक त्वरण कहलाता है। ऊपर स्लिप करके हम बता रहे हैं। ये नोट हो गया होगा आपका औसत त्वरण। यहां से ये हो जाएगा ए इंस्टेंटेनियस INT ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, डेल्टा वी वेक्टर बाई डेल्टा टी वेक्टर। दिख रहा है कि नहीं? देखना पड़ेगा। दिख रहा है, डेल्टा वी वेक्टर बाई डेल्टा टी, है ना। अगर इसको हम कलन के रूप में लिखें तो क्या होगा, डी वी बाई डी टी, डी वी वेक्टर बाई डी टी। यहाँ से एक चीज और देख लेते हैं, ए इंस्टेंटेनियस इक्वल टू हो जाएगा डी वी बराबर क्या पढ़ा था, वी वेक्टर बराबर हमने पढ़ा था डी एस वेक्टर बाई डी टी, पढ़ा था कि नहीं? तो सेम डी बाई डी टी यहाँ पर हो जाएगा डी एस वेक्टर बाई डी टी। किसकी जगह पे, किसकी जगह पे, भी की जगह पे। चूंकि यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ चूंकि भी वेक्टर बराबर डी एस वेक्टर बाई डी टी, है ना। नीचे थोड़ा स्लिप कर दे रहे हैं, आप नोट कर लिए होंगे इसको, ठीक है। स्लिप कर दे रहा हूं। ये हो जाएगा आपका डी टी, है ना। तो यहां से हो जाएगा ए इंस्टेंटेनियस बराबर क्या हो जाएगा, भी, ये हो जाएगा डी बाई डी, ये नीचे आ जाएगा डी टी इंटू डी टी और ब्रैकेट में डी एस वेक्टर। ये हो जाएगा आपका डी इंस्टेंटेनियस बराबर डी टी स्क्वायर डी टी स्क्वायर डी एस वेक्टर, है ना। इसको नोट कर लीजिए, ए इंस्टेंटेनियस, ये ए है बच्चों, है ना। हमने क्या किया यहाँ पर, हमें पता लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हमें यही प्राप्त करना था, बट हमें पता चला कि भी वेक्टर इक्वल टू डी एस वेक्टर बाई डी टी, यानी विस्थापन अति सूक्ष्म वेग परिवर्तन जब हम निकाल रहे थे, यानी ताक्षणिक वेग जब निकाले थे डी एस वेक्टर बाई डी टी लिखा था, तो यहाँ पर भी वेक्टर की जगह पर डी एस वेक्टर बाई डी टी, तो डी एस और डी टी नीचे आ गया, ये इसका साथी हो गया डी टी स्क्वायर, है ना, डी एस बाई डी टी स्क्वायर। ओके, नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से नोट कीजिए। एक चीज मिस्टेक हो गया, अभी एक लाइन और कर देते हैं, इसमें एक लाइन और कर देते हैं बच्चों। ए इंस्टेंटेनियस इक्वल टू हो जाएगा डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर, है ना। अब बहुत सही है। अब जब क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी तो आप सीधा डिफरेंशिएशन करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो हो गया, स्लिप करें, चलिए ठीक है, स्लिप कर दे रहे हैं। समझ आया आपको ये? ठीक बच्चों, यदि समझ में आ रहा हो, आपके काम आ रहा हो, तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते जाइए, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता जाए, और अपने मित्रों को भी शेयर करते जाइए। आइए देखते हैं,
दो तीन चीजें आप समझ गए हैं आप कि भी अगर भी वेक्टर निकालना हो तो ताक्षणिक के लिए तो डी एस बाई डी टी, और ए बराबर आपने सीखा डी भी वेक्टर बाई डी टी, और ये भी सीखा है कि डी स्क्वायर बाई डी टी, है ना। यानी कहने का मतलब है यदि वेग वाला यदि आपके पास इक्वेशन है यक्स, यदि यक्स बराबर यस बराबर यदि आपके पास इक्वेशन है, मान लेते हैं 2t+3 है, यस वेक्टर इक्वल टू इतना मीटर है, यदि आपको भी चाहिए, यदि भी वेक्टर चाहिए, विस्थापन दे रखा है, इफ एक क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा, इसके बाद एक बड़ा एग्जाम्पल्स लेंगे, कुमार मित्तल का बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स है, और एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चंस, और आपका जो गवर्नमेंट बुक है उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। तो भी वेक्टर इज इक्वल टू क्या करेंगे, भी बराबर क्या होगा, भी इज इक्वल टू होगा डी एस वेक्टर बाई डी टी, है ना। यानी इसका टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो डी एस वेक्टर क्या है 2t+3। अवकलन समाकलन यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो टेंशन मत लीजिए, हम इसको समझाते हुए चलेंगे। बाई डी टी, है ना। अब बारी बारी से लेते हैं, डी 2t बाई डी टी प्लस डी 3 बाई डी टी। यहाँ पे दो तीन बात समझ लीजिए कि किसी आंकिक मान का आंकिक मान का अवकलन 0 होता है, ठीक है, और dt बाई dt का अवकलन होता है 1, है ना, dt बाई dt, यानी t के सापेक्ष t का ही अवकलन क्या होगा, 1 होगा। तो यहां से हो जाएगा d2 बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट जो होता है, जैसे अगर ऐसा है, जैसे यहाँ पर यहीं पर देख लेते हैं d2t है ना, 2 बाहर आ जाएगा, dt बाई dt हो जाएगा, जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर ले लेते हैं, क्योंकि उसका अवकलन 0 होता है, तो 2 को बाहर ले लेंगे तो 2 dt बाई dt प्लस इसका क्या हो जाएगा 0, dt का dt में भाग देंगे 1 आएगा, तो 2 एकम 2 मीटर प्रति सेकेंड है ना, इतना मीटर दिया था। और यहाँ पे ये भी कहेगा जहां t सेकेंड है, सेकेंड में है, तब यदि हमें वेग निकालना हो तो हम ऐसे आराम से निकाल लेंगे, इसका क्या करके डिफरेंशिएशन कर देंगे, चूंकि हमें पता है कि यस वेक्टर का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो आपका भी निकल जाएगा यहाँ से। इसी दोनों चीज़ों का हम यूज करके एक अच्छा सा न्यूमेरिकल लगाने जा रहे हैं आपका, ये तो एक एग्जाम्पल था छोटा सा, तो आइए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, किताब से क्वेश्चन निकालते हैं। कहाँ गया मिल गया कुमार मित्तल का क्वेश्चन है, सेम इसी बेस पर है, इन बातों को याद रखिएगा। कह रहा है एक सरल रेखा के अनुदिश स्थिति समीकरण दिया है, स्थिति समीकरण दे रखा है, वो दिया है 2t+3t², जहां ये x बराबर है, जहां x मीटर में तथा t सेकंड में है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है कण का प्रारंभिक वेग, क्वेश्चन नंबर 2 t बराबर 2 सेकंड पर वेग, 2 सेकंड पश्चात, और तीसरा क्वेश्चन है कण का त्वरण, है ना। तीन क्वेश्चन पूछ लिया है। माफ कीजिएगा कैमरा आपका हिल गया, थोड़ा सा सेट कर दे रहे हैं, यहाँ पर, ठीक है, अब ठीक है। आइए 1 मिनट और सेट कर देते हैं, समय ज़्यादा नुकसान हो रहा है।
ठीक है। कह रहा है स्थिति समीकरण x बराबर 2t प्लस 3t स्क्वायर जहां x मीटर में तथा t सेकंड में है, कण का प्रारंभिक वेग। तो x बराबर कितना दिया स्थिति समीकरण 2t प्लस 3t स्क्वायर। अगर हमें v चाहिए तो क्या अगर v हमें चाहिए v वेक्टर, तो हम क्या करते थे, v वेक्टर अगर चाहिए तो ds वेक्टर बाई dt करते थे। और यहाँ पर स्थिति का बच्चों स्थिति का मतलब विस्थापन होता है। स्थिति का मतलब क्या होता है, विस्थापन। तो यहाँ पर विस्थापन समीकरण क्या है 2t प्लस 3t स्क्वायर। तो यहाँ पर x यूज किया तो हम भी x यूज कर दे रहे हैं। तो dx की जगह पे 2t प्लस 3t स्क्वायर बाई dt v वेक्टर बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2dt बाई dt प्लस 3 बाहर लेंगे dt स्क्वायर बाई dt। ये हो जाएगा v वेक्टर 2 इंटू 1 प्लस dt बाई dt 1 हो जाएगा 3। अब t स्क्वायर का ध्यान देना, dx स्क्वायर बाई dx का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये जो घात होता है ये मल्टीप्लाई कर जाता है। ये घात क्या होगा, ये घात जो है इसमें मल्टीप्लाई कर जाता है। dx स्क्वायर बाई dx का यदि हम अवकलन करेंगे तो ये जो घात है इसमें x में गुणा कर जाएगा। ये इसका फार्मूला है। तो 2t है ना, 3 इंटू 2t होगा यहाँ पर देखो। तो यहाँ पर हो जाएगा v वेक्टर इक्वल टू 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6t, इतना मीटर प्रति सेकेंड आएगा। ये हमें मिल गया वेग समीकरण। हमारे पास था ये स्थिति समीकरण, यहाँ पर ये स्थिति समीकरण था। स्थिति समीकरण से हमने क्या प्राप्त कर लिया, वेग समीकरण। अब हमें ये फार्मूला याद रखिएगा, dx स्क्वायर बाई dx का अवकलन होता है 2x। इसको हम एक बार अलग से एक वीडियो बना के इसको बच्चों कवर करेंगे, पक्की बात है, ये कल तो जरूर कर देंगे। तो dx बाई dt। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि कण का प्रारंभिक वेग यानी t बराबर 0 सेकंड पर, t बराबर 0 से ही शुरू किया होगा। तो v वेक्टर बराबर हो जाएगा 2 प्लस 6 इंटू टी की जगह पे 0, तो ये हो जाएगा, बचेगा यहाँ क्या 2 मीटर प्रति सेकंड। पहला उत्तर हो गया। कण का प्रारंभिक वेग क्या होगा 2 मीटर प्रति सेकंड। इस समीकरण से देखिए 2 प्लस 6t आया अवकलन समीकरण। वेग समीकरण यहाँ से प्राप्त हुआ 2 प्लस 6t, और t बराबर हमें 0 रखना है क्योंकि कह रहा है कि कण का प्रारंभिक वेग यानी 0 से स्टार्ट हुआ होगा। ये t बराबर 0 सेकंड से ही स्टार्ट हुआ होगा इसका समय ना। तो यहाँ समय मिल गया क्या 0 रखे थे 2 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, t बराबर 2 सेकंड पश्चात वेग, t बराबर 2 सेकंड। तब यहाँ से v वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 6t, और 2 प्लस 6t की जगह क्या है 2, तो 6 दूनी 12 और 2 14 मीटर प्रति सेकंड। t बराबर 2 सेकंड पर इसका वेग क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 2 14 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कण का त्वरण। तो a वेक्टर बराबर होता है dv वेक्टर बाई dt, और v वेक्टर हमें प्राप्त है 2 प्लस 6t, है ना बच्चों। v वेक्टर आपको प्राप्त है, यहां से देखिए v वेक्टर आपको यहाँ पे 2 प्लस 6t मिला है। a वेक्टर बराबर dv वेक्टर की जगह क्या रखेंगे 2 प्लस 6t बटे में dt। a वेक्टर बराबर हो जाएगा d2 बाई dt प्लस d6t बाई dt। ये अलग अलग कर दिए हम। a वेक्टर बराबर हम वेक्टर इक्वल टू, हमें पता है अंकित मान का अवकलन क्या होता है 0, कांस्टेंट का न्यूमेरिक डिफरेंशिएशन 0 प्लस d 6 बाहर निकल जाएगा dt बाई dt, यहाँ बचेगा 6। a वेक्टर बराबर आ जाएगा 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तीनों सॉल्व हो गए। स्थिति समीकरण दिया था कि x बराबर 2t प्लस 3t स्क्वायर, जहाँ x मीटर में तथा t सेकंड में है। तो पूछा है कण का प्रारंभिक वेग, तो पहले हम वेग प्राप्त करेंगे। कैसे प्राप्त होगा, स्थिति समीकरण दिया है, इसका डिफरेंशिएशन करने पर हमें वेग मिल जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि v वेक्टर, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि v वेक्टर इक्वल टू होता है ds वेक्टर बाई dt, और स्थिति यहाँ पर स्थिति मतलब विस्थापन होता है। यहाँ पर x दिया है तो x रख के हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो यहाँ से हमें वेग समीकरण प्राप्त हो गया। ये स्थिति समीकरण था, अब हमें वेग समीकरण मिल गया।
अब कण का प्रारंभिक वेग जब प्राप्त करना है t बराबर 0 सेकंड पर हम चेक करेंगे तो 2 मीटर पर सेकंड आया। दूसरा क्वेश्चन t बराबर 2 सेकंड पे, यानी t की जगह हम क्या रखेंगे, जहां 0 रखा था वहां पे 2 रखेंगे, तो हो गया 14 मीटर पर सेकंड। अब जब त्वरण चाहिए तो हमें पता है a वेक्टर बराबर dv वेक्टर बाई dt होता है, तो यहाँ से हम v वेक्टर का जो समीकरण था 2 + 6t यहाँ पे रख दिया, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन करने पर हमें इतना प्राप्त हुआ, फिर अंत में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्राप्त हो गया। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि वस्तु का त्वरण क्या है, एक समान है। वस्तु का त्वरण एक समान है, यानी वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है ना बच्चों। नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है, नोट कर लीजिए इसके। अब हमारा आपका त्वरण समाप्त हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं, स्लिप कर दें, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके बुक में, कर लीजिएगा आप लोग। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, वैसे पढ़ना चाहिए ग्राफ, हमें ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, लेकिन हम ये नहीं पढ़ेंगे अभी कुछ समय के लिए हम गति के समीकरण का निगमन शुरू करेंगे, गति के समीकरण का निगमन। तो चूंकि ये वीडियो लंबा होता जा रहा है, फिर इसको हम अगले लेक्चर में गति के समीकरण का निगमन सेलेक्ट करते हैं। तब तक के लिए उम्मीद करता हूँ कि जो अभी तक पढ़ाया आपको समझ में आया। अगर यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके या मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर हमारे होम ब्रांच पर भी हम मिल सकते हैं हमसे, ठीक है। चलिए बच्चों, धन्यवाद।